नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये साइकोलॉजी का हमारा पार्ट नंबर 10 है। इसमें हम बात करेंगे जो थॉर्नडाइक के द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में। मित्रों, इसके बारे में हम बात करने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर इस प्रकार का जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए और आपको इसको प्रेस करने से हमारे जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका आप लाभ ले सकेंगे। और मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों, अपने दोस्तों तक इसकी हेल्प हो सके, वह भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजी के आज के उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। मित्रों, हम बात कर लेते हैं उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। मित्रों, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मित्रों, इसके जो ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके उपनाम देख लीजिए। इसको त्रुटि एवं प्रयत्न व भोग का सिद्धांत भी कहा जाता है, संयोजनवाद भी कहा जाता है, संबंधवाद भी कहा जाता है, बंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। मित्रों, थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थे और विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे। क्या थे? विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इनकी विश्व के प्रथम चिकित्सा शास्त्री या शिक्षा शास्त्री जिन्होंने क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और मित्रों, जो इनका सिद्धांत था उसमें इन्होंने क्या है, किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था और ये किया था 1913 में। इस बात को आप याद रखिए कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, एक छोटी सी बिल्ली है उस पर 1913 में। आगे हम देख लेते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक का प्रयोग कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसको हम देख लेते हैं। मित्रों, ये आप यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे होंगे, इस प्रकार का एक बॉक्स है और इस बॉक्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये बिल्ली है, इसके अंदर आपको ये बिल्ली दिखाई दे रही होगी, बुक की बिल्ली है। ये बुक की अवस्था में है और ये बुक की अवस्था में होने के कारण ही क्या है, इसको बाहर एक क्या है, मांस का टुकड़ा, ये मछली का टुकड़ा रख दिया गया है। और जब इसकी गंध आएगी, जब इसकी जैसे ही गंध आएगी तो ये बिल्ली इसको पाने के लिए, इनकी इसको दिखाकर नहीं रखा गया, केवल इसको इसकी गंध, मछली की गंध इसके क्या है, यहाँ तक जा रही है, मछली की गंध यहाँ तक जा रही है। और इसको इस प्रकार से, इस बॉक्स को इस प्रकार से एडिट किया गया है कि जो यह यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है और ये लीवर इस प्रकार से लगा हुआ है कि जैसे ही जो ये बिल्ली है इसका पंजा इस लीवर पर रख जाएगा तो ये दरवाज़ा यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये बिल्ली आराम से इधर निकल जाएगी। तो मित्रों, बिल्ली ने ऐसा ही किया। पहली बार में तो क्या है, इसने उछलना और कूदने की क्या है, अनुक्रियाएं कर दी और संयोगवश बिल्ली का पंजा है जो इस लीवर पे रख जाता है और बिल्ली आसानी से निकल के इस मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये बिल्ली है, इसने इस मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लिया है। तो मित्रों, इसने ऐसे जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने इसी प्रकार के, यानी कि ये पहली बॉक्स था, पहली बॉक्स यानी कि इतना भी आसान नहीं है कि बिल्ली बिना दिमाग लगाए निकल जाए। इसने इससे उद्दीपन मिला, यानी कि इसकी भूख मिटाने के लिए इसको खाना था और ये भूखी होने के कारण इसने कोशिश की और ये निकल गई। इस प्रकार से बहुत प्रयास किया, यानी कि पहली बार में तो वो 5 मिनट में निकली, फिर 4 मिनट में निकली, 3 मिनट में निकली, 2 मिनट में निकली, 1 मिनट में निकली, फिर ये अवस्था यानी कि वो 0 पे आ गई, यानी कि वो तुरंत ही इसको बंद किया जाता और यह निकल जाती। तो बिल्ली को इस प्रकार से इसको क्या है, भोजन की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, देख लेते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकाला थॉर्नडाइक ने। यानी कि उसी प्रकार देखिए मित्रों, हम देखते हैं कि बिल्ली मछली की गंध से प्रभावित होकर दरवाज़ा खोलना सीख लेती है। बिल्ली मछली की गंध से प्रभावित होकर दरवाज़ा खोलना सीख लेती है। तो मित्रों, उसी प्रकार से बालक या व्यक्ति
यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास करे तो उस कार्य को या व्यवहार को वह आराम से सीख लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है। तो मित्रों, जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग इसलिए किया था कि ये बिल्ली मंद बुद्धि प्राणी होते हुए भी उसकी गंध, मछली की गंध से उस दरवाजे को खोलना सीख गई। तो बालक या व्यक्ति यदि निरंतर सही दिशा में कार्य करता रहे तो किसी भी काम को या व्यवहार को वह अपने जीवन में उतार सकता है, अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है, किसी भी चीज़ को समझ सकता है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, वह उस कार्य को अपने आदत बना सकता है। मित्रों, थॉर्नडाइक के जो नियम है, थॉर्नडाइक के नियम, इनमें देख लेते हैं जो अधिगम के नियम दिए गए हैं, इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम इनके प्रमुख हैं और कौन कौन से नियम गौण है। तो इनके प्रमुख नियमों में 3 नियम आते हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मित्रों, तत्परता का मतलब होता है इनकी रुचि से, इनकी जो बालक रुचि लेता है या जिसकी रुचि है, किसी भी चीज़ में जिसकी रुचि है वो व्यक्ति उस कार्य को बड़ी आसानी से कर लेगा। और जिस चीज़ में रुचि नहीं है और उसको कितना भी टॉर्चर किया जाए, कितनी भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उस काम को वो नहीं कर सकता। अर्थात इस तत्परता के नियम को हम इसका उपनियम कह सकते हैं कि ये तत्परता का नियम रुचि के नियम पर आधारित है। अर्थात जिस व्यक्ति की तत्परता, यानी जिस व्यक्ति की तत्परता, जैसे कि घोड़े को हम तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन मित्रों हम क्या है, उसको हम पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अर्थात उसकी रुचि होनी चाहिए, वो पानी पीने के लिए रुचि होगी तो अपने आप बिना कहे ही पानी पी लेगा। मित्रों, उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि बालक को हम विद्यालय पढ़ सकते हैं लेकिन उसको अधिगम प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी उसकी इच्छा होगी तभी वह अधिगम ग्रहण करेगा। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। और मित्रों, अभ्यास का नियम तो है ही। आपने देखा कि बिल्ली ने कई बार प्रयास करने के बावजूद वह यानी कि अभ्यास के द्वारा उस कार्य को आसानी से कर लेती है। तो मित्रों, जो अभ्यास का नियम है इसका उपनियम आता है उपयोग और अनुपयोग का नियम। यदि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए अभ्यास करता है तो अभ्यास करने से क्या है, उसके उपयोग और अनुपयोग का पता चलता है कि वह चीज़ उसके काम में आने लायक है, यह व्यवहार उसके काम में आने लायक है या नहीं है। मित्रों, हम देखते हैं प्रभाव का नियम है मित्रों। तो प्रभाव ये दिखाता है इनके संतोष या असंतोष के नियम, इनकी जिस व्यक्ति को इनकी किसी कार्य को करने से उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है और जिस कार्य को करने से मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं है, तो यानी कि जिसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो वह आगे भी व्यवहार में उसको अपनाएगा, और जिसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है वह अपने जीवन में उस व्यवहार को कभी भी नहीं अपनाएगा। तो यह प्रभाव का नियम है, यानी इसमें किस प्रकार का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और मित्रों, हमको पॉजिटिव प्रभाव को ही अपनाना चाहिए, नेगेटिव को नहीं अपनाना चाहिए। तो मित्रों, हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने गौण नियम भी दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं इनको भी जान लेते हैं। इनके गौण नियम है जिसमें आ जाएगा बहुप्रतिक्रिया का नियम यह कहता है कि बिल्ली ने कई प्रकार से यानी कि प्रयास करने के बाद में वह किसी भी कार्य को करना सीख गई, वह अपने व्यवहार में अपना लिया, वह उसने इनकी मछली का टुकड़ा था उसको प्राप्त कर लिया। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को यदि लगातार करने का प्रयास करता रहता है तो वह अपने जीवन का हिस्सा बन जाता है और वह उस कार्य को एक दिन आसानी से कर लेता है। मित्रों, हम देखते हैं आंशिक अनुक्रिया का नियम यह कहता है कि इनकी कोई भी चीज़ बड़ी है तो उसको क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको उस कार्य को पूरा करना चाहिए। जैसे कि एक कक्षा है, हम मान लेते हैं 8 क्लास है। अब 8 क्लास का हमको पढ़ाना है सामाजिक विषय, यानी कि सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ाना है, और उसमें भी हमको पढ़ाना है इतिहास। तो यानी कि इतिहास का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, उस पूरी किताब को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते या पूरे लेसन को एक दिन में नहीं पढ़ा सकते। तो यानी कि उस पूरे सिलेबस को टुकड़ों में बांटते हुए यानी कि उस सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी को कहा जाता है कि आंशिक अनुक्रिया का नियम। सदृश्यता का नियम क्या है
मित्रों, सदृश्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी कार्य को यदि आदमी पहले देखता है, उसने जैसा कार्य देखा वैसा ही देख करके वह अपने जीवन में उतारना सीखता है, उस व्यवहार को अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई कोई लड़की है, कोई लड़की है, उसने अपनी मायके में हलवा बनाना सीखा और वह अपने ससुराल में जाकर के यानी कि उसने खाना बनाते हुए देखा था। उसने अपनी जो मम्मी है, उसने माई को, अपनी मम्मी है, अपनी मदर को खाना बनाते हुए देखा था। उसने बनाया नहीं था, लेकिन उसने जैसा उसने देखा उसी के आधार पर वह ससुराल में जाकर के वह हलवा बना देती है। मित्रों, हम देखते हैं जैसे कि आप ऐसे समझिए कि कोई छोटा बच्चा है, वह हलवाई की दुकान पे रहता है या पास में ही रहता है, या छोटा बच्चा है, या फिर कोई मान लो जैसे कि हमारे घर के पास में हलवाई रहता है। हलवाई को हम क्या जैसे कि जलेबी है या मिठाई है ऐसा बनाना देखते हैं, बनाते हुए देखते ही हैं, साधारण बात है। तो उसको हम बनाते हुए देख करके हमारे घर में भी मिठाई बना लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि ये सदृश्यता का नियम है। इसी को सदृश्यता का नियम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को देख करके अपने व्यवहार में उतारना, उसको उतारने का प्रयास करना, ये सदृश्यता का नियम है। आगे हम बात करते हैं, चौथा नियम आता है मानसिक विन्यास का नियम। मित्रों, जो मानसिक विन्यास का नियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानसिक विन्यास का नियम बताता है कि व्यक्ति की जो माइंड है उसमें यानी कि किस प्रकार की थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है। यदि व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो उसका कार्य भी पॉजिटिव होगा, और यदि नेगेटिव थिंकिंग होगी तो उसका कार्य भी नेगेटिव सोच के अनुसार ही आगे होगा, अर्थात तो उसके परिणाम भी नेगेटिव आएंगे। यानी कि जैसा हम सोचते हैं, मानसिक विन्यास में यह नियम कहता है कि मानसिक विन्यास यह कहता है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही परिणाम आता है। यदि वह सोचता है कि उसका कार्य सफल होगा, अर्थात वह पॉजिटिव वे में सोचता है तो उसका पॉजिटिव परिणाम आएगा, और यदि वह नेगेटिव सोचता है तो उसका परिणाम भी नेगेटिव आएगा। जैसे कि एक बालक है, वह एक गणित विषय है, इसको लेकर के बहुत द्वंद्व की स्थिति में रहता है, और वह सोचता है कि गणित बहुत ही कठिन विषय है, इसको मैं नहीं पढ़ सकता, इसको मैं पास नहीं कर सकता। तो मित्रों, उसका परिणाम भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसने एक तरह से मानसिक स्थिति बना ली। यानी कि प्रयास करने से पहले ही यदि व्यक्ति जैसा बना लेता है उसका परिणाम भी वैसा ही आता है। तो मित्रों, हमको मानसिक विन्यास के नियम से सीखना चाहिए कि हमारा परिणाम कैसा भी आए, लेकिन हमारी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। यदि हमको रेट को पास करना है, यदि हमको सीटेट को पास करना है, तो ऐसा सोचना है कि हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, हमको रेट को इस बार पास करना ही है और हमारा 100% सिलेक्शन होगा। जब जाकर के हम पॉजिटिव व्यू में काम करेंगे। हम देखते हैं मित्रों, साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम यह कहता है कि जैसा उसका जो व्यवहार है, जैसा वह यानी कि अपने जैसे कि साथियों को देखता है वैसा ही व्यवहार अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो मित्रों, हमने इस गौण नियम को समझा। थॉर्नडाइक के जो जितने भी मुख्य नियम और ये जो गौण नियम है इनको समझा, और इनको समझने के बाद में हम देखते हैं तत्परता का नियम क्या कहता है। इनको एक बार और से इन पे नज़र फेर लेते हैं। तत्परता का नियम कहता है मित्रों कि इसमें यदि कोई व्यक्ति कार्य को करने के लिए तत्पर है तो कार्य के प्रति रुचि पैदा हो जाती है, अर्थात वो तत्पर हैं तो कार्य करने की रुचि पैदा हो जाती है। और यदि उसकी मानसिक रूप से तैयारी नहीं है, यदि वह उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसकी क्या है, मानसिक रुचि उस कार्य के प्रति होती ही नहीं है। तो मित्रों, आप इस प्रकार के समझ सकते हैं। यथार्थ तत्परता रुचि को जन्म देती है। ये तत्परता का जो नियम है ये रुचि को जन्म देता है और ये कार्य को सफल बनाती है रुचि। मित्रों, वुडवर्थ नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि मानसिक रूप से तैयार होना ही क्या है, तत्परता है। मानसिक रूप से तैयार होना ही तत्परता है। यह इम्पोर्टेंट है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होगा तो वह उस कार्य को आसानी से कर लेगा। यदि मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है तो उस कार्य को वह नहीं कर सकता। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता।
उसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी बालक को हम विद्यालय तक भेज सकते हैं, लेकिन अधिगम के लिए उसको हम बाध्य नहीं कर सकते। तो यह 100% सत्य है। अभ्यास के नियम को देखते हैं। अभ्यास के जो नियम है उसका उप नियम है उपयोग और अनुपयोग का नियम। हम देखते हैं किसी भी कार्य को हम बार बार करते हैं, किसी कार्य को हम बार बार करते हैं या अभ्यास करने से उस कार्य में क्या है, सकारात्मकता आ जाती है। अभ्यास का नियम यही कहता है कि बार बार अभ्यास करना चाहिए। यदि बार बार अभ्यास करता है, एक ईश्वरों में यदि वो प्रयास करता है, यदि कोई बात नहीं उसको सफलता ना मिले या ना मिले, यदि वो फिसलता एक भी अभ्यास करता रहेगा, बार बार अभ्यास करता रहेगा, तो एक दिन उसमें सकारात्मकता अवश्य ही आएगी। देखो, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मेरी एक टीम थी, क्रिकेट की टीम थी, जो मेरी परीक्षाएं नज़दीक होने के कारण मेरी जो टीम थी है ना, उसको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि मेरा एग्ज़ाम था, परीक्षा टाइम था, उस टाइम पे यानी कि परीक्षा होने के कारण मेरी ये जो टीम है उसको तैयारी नहीं करनी पड़ी और उसको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि अभ्यास के कारण ही तो ऐसा हुआ। यदि मेरी टीम अभ्यास करती तो क्या है, वह सदैव विजय रहती। मेरी टीम सदैव विजय रहती थी, लेकिन उसने प्रयास नहीं किया परीक्षा होने के कारण, तो क्या है, उसको हार का सामना करना पड़ा। और मित्रों, यह कहता है कि अभ्यास का नियम सकारात्मकता को जन्म देता है। आगे हम बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को हम संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उसका सकारात्मक प्रभाव होता है तो संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि नकारात्मक प्रभाव होता है तो असंतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं मित्रों। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दादा दादी के साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्याज मोड़ प्यारो, यानी कि अपने माता पिता के साथ में ना रह करके दादा दादी के साथ में रहते हैं, क्योंकि दादा दादी उनको बढ़िया लाड प्यार से रखते हैं। इसलिए उनको क्या है, उससे क्या है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त है, सकारात्मक परिणाम आ रहा है। इसलिए प्रभाव का नियम है कि उसमें इनका ये प्रभाव है कि वह उनको सकारात्मक व्यवहार मिल रहा है, इसलिए दादा दादी के साथ में रहते हैं। देख लेते हैं हम गौण नियम। गौण नियम कौन कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, इनकी किसी कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास करने पड़ते हैं, और ये इनकी जैसे कि हम एग्जाम के माध्यम से समझ सकते हैं मित्रों इसको, कि इनकी परीक्षा के लिए कोचिंग, और कोचिंग नहीं तो टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक नहीं तो गाइड बुक, और मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर, यानी कि कई प्रकार के प्रयत्न करने के बाद में व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसी को कहा जाता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। अर्थात हमने बहुप्रतिक्रिया, यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के बाद में सफलता अर्जित करने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे कि बिल्ली को भी करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु हो तो उसे अलग अलग भागों या अंशों को पूरा करते हुए पूर्णता तक ले जाया जा सकता है। अध्यापक अलग अलग अंशों को पढ़ाते हुए पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है। मतलब इस बात को मैंने पहले समझाया कि आंशिक प्रतिक्रिया की किसी भी संपूर्ण कार्य को एक साथ ना करके, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए उस कार्य को किया जाता है, तो वही आंशिक अनुक्रिया का नियम है। आंशिक अनुक्रिया का नियम है, और ये जो नियम है ये क्या है, पाठ्यक्रम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मित्रों, हम बात करते हैं सदृश्यता का नियम। सदृश्यता का नियम यानी कि किसी कार्य को करते हुए देखकर अपने व्यवहार में आत्मसात करना ही सदृश्यता है। जैसे कि एक बालिका ननिहाल में यानी कि हलवा बनाते हुए देखती है, और ये अपने घर में भी बना लेती है। तो ये क्या है, उसने देखा था, पहले अपनी नानी को बनाते हुए देखा होगा, और वो अपने घर में आकर भी बना लेती है। एक बार हम देख लेते हैं मानसिक विन्यास का नियम। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर होता है। मानसिक विन्यास यानी कि हमारी जैसी सोच होती है वैसा ही परिणाम आता है। यदि मानसिक सकारात्मक होता है तो परिणाम भी सकारात्मक होगा। यदि हमारा जो मानसिकता ही सकारात्मक होगी तो परिणाम भी सकारात्मक होगा, और यदि मानसिकता नकारात्मक है तो इनकी परिणाम भी नकारात्मक ही होगा। तो मित्रों, इसको हम समझ सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के प्रति जैसे कि हमारी मानसिकता, जैसे कि किसी व्यक्ति को विज्ञान कठिन लगता है, गणित कठिन लगता है, और सामाजिक विज्ञान यदि उसको सरल लगता है तो इनकी उसको हमेशा ही वो सरल लगेगा, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बन गई। जबकि सामाजिक विज्ञान ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी बनी हुई है,
किसी भी व्यक्ति को यदि गणित में रुचि है, यदि उसको पढ़ने की रुचि है, तो उसको कितना भी डालना हो लेकिन वो पढ़ेगा, उसकी गणित में रुचि है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता और वो उस कार्य को आसानी से कर लेगा। तो यानी कि गणित को यदि कठिन कर समझने वाले के लिए परिणाम भी नेगेटिव आएगा, और यदि उसको आसान समझता है, सकारात्मक दृष्टि से देखता है, तो परिणाम भी सकारात्मक आएगा। हम देखते हैं लास्ट नियम है सहचर्यता का नियम। सहचर्य व्यवहार का नियम ये क्या है? सहचर्य व्यवहार का नियम कहता है मित्रों, यानी कि उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार जो है निम्न व्यवहार वाले प्राणी में यानी कि अंतरित होता है। मित्रों, उच्च व्यवहार वाले प्राणी का जो व्यवहार है वो निम्न व्यवहार वाले प्राणी में स्थानांतरण होता है, यानी कि अंतरित होता है। इसका मतलब है कि यानी कि जो व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ में हम रहते हैं और उस व्यक्ति के इनकी किसी भी अच्छी प्रकार की आदत या बुरी प्रकार की आदत है, वो बार बार हमको भी मतलब ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करता है, तो यानी कि उस व्यक्ति का व्यवहार हमारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा है। यानी कि उच्च व्यवहार है उसका और हमारा निम्न व्यवहार है, तो यानी कि उसके व्यवहार को हम अपना लेंगे। और मित्रों, हमारे गांव में एक कहावत भी है, बड़े बूढ़ों ने एक कहावत भी बनाई है कि काळ्या का जोड़े दौड़ो भटको तो रंगना तो वरण जरूर आओगो। काळ्या का जोड़े दौड़ो भटको तो रंगना तो वरण जरूर आओगो। तो मित्रों, आजकल में ऐसी घटना मेरे साथ में घटी भी है, काळ्या ने बहुत नुकसान किया मेरा। तो मित्रों, हमने इस सिद्धांत को समझा, थॉर्नडाइक के सारे नियम को समझा, तो आप इसको इस प्रकार से ही इस वे में पढ़ने का कोशिश करें। मैंने जैसा समझाया, इस वीडियो को आप पुनः भी देख सकते हैं। और मित्रों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुदगुदाते रहिए और इस कोरोना काल में लॉकडाउन हो जाइए, घर पे ही पढ़ते रहिए। और इस प्रकार हमको सीटेट या रीट पास करनी है। यानी कि आपको मैं एक स्लोगन बोलता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, क्या है? द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, अरे तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। तो हमारी इतनी कोशिश करनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और हम 100% सफल होकर के बताएंगे। तो मित्रों, हमारे इस साथ इसी प्रकार से बने रहिए और आपको हम इसी प्रकार के नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम शुभकामना देते हैं कि आप आगामी परीक्षाओं में हमारे लेक्चर को पढ़ करके समझ करके अच्छे नंबर से पास हो, अपना यानी कि नौकरी प्राप्त करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।